हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। कल हमने पढ़ा था कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ कि कोशिका और कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका को मूलभूत इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे कम कुछ स्वतंत्र रूप जीवित अवस्था में नहीं है। कोशिकीय जीव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय जीव जो एक या एक से अधिक कोशिका से निर्मित हो, जैसे कि मानव है, पादप है आदि। और सर्वप्रथम मर्त कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम मर्त कोशिका को किसने देखा सबसे पहले? तो सर्वप्रथम मर्त कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर आवर्धन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण कोशिका एवं कोशिकांग अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है? आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण उसके अंदर कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया। स्लाइडन 1838 के अंदर दिया था। ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और इन्होंने पादपों के बारे में अध्ययन किया, पादप कोशिका के आधार पर अध्ययन किया। और इन्होंने क्या बताया कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और स्वान इन्होंने 1839 के अंदर ये सिद्धांत दिया और ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने बताया था कि जंतु कोशिका के बाहर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। और पादप एवं प्राणियों का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के ऊतक से मिलकर बना होता है। और कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना भी इन्होंने की। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो उसका आंसर रहेगा स्वान ने। उसके बाद स्लाइडन और स्वान की कमियां क्या थी? तो स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 के अंदर ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर। इसका ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर इसका मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। तो स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद नए वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। और इन्होंने दो बातें भी बोली कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं और कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। और कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं? तो कोशिका सिद्धांत जैसे कि विषाणु है, बैक्टीरिया है, आरबीसी आदि इसके अपवाद है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। क्या पढ़ेंगे? कोशिका का समग्र अवलोकन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन क्या होता है? तो जीवन भौतिक के आधार पर जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसके अंदर होता है? प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है, कवकों के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित रहता है और ये असीम केंद्र के होते हैं। इसके अंदर केंद्र काब उपस्थित होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और ये ससीम केंद्र के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। तो कोशिका
का जीवन का भौतिक आधार, कोशिका सिद्धांत का समग्र अवलोकन। तो क्या होगा, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार क्या रहेगा, जीव द्रव्य। क्या होगा, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट, पांचों के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, कवक के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और पादप कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जीव द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटिस्टा के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, कवक के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और जंतु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और पादप कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है, और जंतु कोशिका के अंदर भी जीव द्रव्य पाया जाता है। अब आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक अणु उपस्थित रहता है, और ये असीम केंद्र के होते हैं, इसके अंदर केंद्र काब उपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र उपस्थित होता है और ससीम केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं, ससीम केंद्र के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रक अनुपस्थित रहेगा, केंद्रक अनुपस्थित। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, असीम केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं, असीम केंद्र के। कैसे होते हैं बच्चों, असीम केंद्र के। और इसके अंदर केंद्र काब उपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्र काब उपस्थित होता है, केंद्र काब उपस्थित होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, और ये ससीम केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं, ससीम केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं, ससीम केंद्र के होते हैं। केंद्र को उपस्थित रहता है, केंद्र को उपस्थित होता है, इसमें केंद्र काब उपस्थित होता है, और असीम केंद्र के होते हैं, और केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कोशिका का संक्रम अवलोकन, जीवन के भौतिक आधार, जीवन के भौतिक आधार यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किस किस में पाया जाता है, प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है, कवक के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके अंदर केंद्र का उपस्थित होता है, ये असीम केंद्र के होते हैं, इसके अंदर केंद्र काब उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र को उपस्थित मिलेगा आपको, और ससीम केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं, ससीम केंद्र के होते हैं। जल्दी से आप कॉपी कर दो, आपको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि प्याज के अंदर कौन सी कोशिका होती है, और मनुष्य के गाल के अंदर कौन सी कोशिका होती है, जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है, और जीव द्रव्य का कैसे निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जल्दी से नोट कर दीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर दो। कर दिया बच्चों नोट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्याज के अंदर कौन सी कोशिका होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्याज के अंदर
पादप कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? पादप कोशिका। तो प्याज के अंदर पादप कोशिका होती है, उसे सबसे बाहरी परत होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जैसे कि ये प्याज है तो उसके अंदर बाहरी जो कोशिका होगी उसे क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। जो इसे बाहरी परत होती है उसे बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। ठीक है। तो प्याज होता है उसे पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसे बाहरी एक परत होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और मनुष्य के गाल की कोशिका क्या होती है? तो मनुष्य के गाल की कोशिका जंतु कोशिका होती है, और जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का। किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का। और कोशिका में से कोशिका भित्ति को अगर हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, प्याज के अंदर कौन सी कोशिका होती है? तो अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि प्याज के अंदर कौन सी कोशिका होती है? पादप कोशिका। कौन सी होती है? पादप कोशिका। और पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत। बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और मनुष्य के गाल के अंदर कौन सी कोशिका होती है? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका के बाहरी परत को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे बच्चों? कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। तो अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अंदर कौन सी कोशिका आपको देखने को मिलेगी? मनुष्य के गाल की कोशिका। मनुष्य के गाल की कोशिका कौन सी कोशिका होती है? अभी मैंने आपको बताया जंतु कोशिका। कौन सी होगी बच्चों? जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे हम? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत क्या कहेंगे हम? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे बच्चों? कोशिका झिल्ली। प्याज के अंदर कौन सी कोशिका होती है? पादप कोशिका। पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। मनुष्य के गाल की कोशिका कौन सी होती है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। तो फिर हम ये आपने नोट कर दिया होगा, मिटा दूं तो जल्दी नोट करो फटाफट, साथ साथ लिखते रहो, जैसे मैं लिखाता हूं वैसे लिखते रहो। लिख दिया? साफ कर दूं? अब हम आगे बढ़ेंगे, जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है। तो जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कैसे होता है? जीव कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य मिलकर किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। किसका निर्माण होता है बच्चों? जीव द्रव्य का। और कोशिका में से अगर कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए, कोशिका में से अगर कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति को अगर हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो प्याज के अंदर पादप कोशिका पाई जाती है, सबसे बाहरी परत होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और मनुष्य के गाल की कोशिका कौन सी होती है? तो जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। और कोशिका में से अगर कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो आप एक स्टार पॉइंट लगा के लिख दीजिए कि कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना, बची हुई संरचना को
जीव द्रव्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्यक कहते हैं। तो एक बार वापस आप जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, सब आपको मैं आगे पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आप जल्दी से रिवाइज कर दीजिए, नोट कर दीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो देखिए, प्याज के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्याज के अंदर पादप कोशिका पाई जाती है, और सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। और मनुष्य के गाल की कोशिका कौन सी होती है? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका की बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और कोशिका में से कोशिका अगर भित्ति को हटा दिया जाए तो बची हुई संरचना को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जल्दी से आप नोट कर दीजिए फटाफट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका कितने भाग होते हैं पूरा आपको डिटेल के अंदर आज समझाया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति कैसे होती है और क्या होती है। नोट कर दिया बच्चों? मिटा दूं? जल्दी करो, फटाफट नोट करो। फिर हम आगे बढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका आवरण, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। तो कोशिका आवरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर पाया जाता है? मोनेरा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मोनेरा के अंदर। तो कोशिका आवरण के 3 भाग होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर पाया जाता है? मोनेरा के अंदर पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? मोनेरा के अंदर पाई जाती है। प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है, और पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? मोनेरा के अंदर पाई जाती है, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है, और पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, एक तरल यानी तरल पदार्थ होता है और एक ठोस भाग होता है। तो तरल पदार्थ क्या होता है? साइटोसोल। क्या होता है? साइटोसोल। और जो ठोस भाग होता है उसे कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। तो कोशिकांग के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो झिल्लियाबंद होता है और एक झिल्ली रहित होता है। क्या होता है? झिल्लियाबंद होता है और झिल्ली रहित होता है। तो झिल्ली रहित होता है उसके अंदर झिल्ली अनुपस्थित रहती है, यानी जीव द्रव्य झिल्ली उसके अंदर पाई नहीं जाएगी, और झिल्लियाबंद यानी इसके अंदर झिल्ली उपस्थित रहती है। तो झिल्ली किसके अंदर उपस्थित नहीं रहती है? तो राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तारकाय के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, और तारकाय पादप कोशिका के अंदर उपस्थित अनुपस्थित रहती है और जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित रहती है। अब आता है आपको कि जीव द्रव्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है, एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली। तो एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है? अंतर्द्रव्य परिचालिका के अंदर पाई जाती है, गोल्जिका के अंदर पाई जाती है, लैंगिका के अंदर पाई जाती है, रसधानी के अंदर पाई जाती है, और सूक्ष्म काय के अंदर पाई जाती है। और दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो केंद्र के अंदर पाई जाती है, केंद्र सूत्रकणिका के अंदर पाई जाती है, और लवक के अंदर पाई जाती है, जैसे कि लवणी वरक है, अवर्णी लवक है, हरित लवक है आदि इसके अंदर पाई जाती है। तो जल्दी से आपने कॉपी किया होगा। अब आपको आगे बढ़ा रहा हूँ कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बच्चों? कोशिका के बारे में। तो कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका आवरण, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है केंद्रक। तो पहला क्या रहेगा? कोशिका आवरण। क्या रहेगा बच्चों? कोशिका आवरण। दूसरा कौन सा रहेगा? साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। और तीसरा रहेगा केंद्रक। केंद्र को आपको पूरे डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा, साइटोप्लाज्म को डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा, और कोशिका आवरण को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो कोशिका आवरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है कोशिका भित्ति, और तीसरा होता है कोशिका झिल्ली। तो पहला कौन सा होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सा होगा बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। और दूसरा होगा कोशिका भित्ति। कौन सा होगा? कोशिका भित्ति। और तीसरा कौन सा होगा? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है और कोशिका झिल्ली किसके अंदर पाई जाती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स मोनेरा के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, मोनेरा के अंदर। और कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, मोनेरा के अंदर पाई जाती है, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, मोनेरा के अंदर पाई जाती है, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है और जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर पाया जाता है, मोनेरा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, मोनेरा के अंदर। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति मोनेरा के अंदर पाई जाती है और प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है और कवक के अंदर पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। किसके पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर। और कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली मोनेरा के अंदर पाई जाएगी और प्रोटिस्टा के अंदर भी पाई जाएगी और कवकों के अंदर भी पाई जाएगी और पादप कोशिका में भी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी। किसमें पाएगी, जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी। अब आता है आपके साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक होता है तरल यानी तरल भाग और एक होता है ठोस यानी कठोर भाग। तो एक होता है आपका द्रव भाग, कैसा होता है, एक होता है आपका द्रव भाग और एक होता है ठोस भाग। ठोस यानी कठोर और द्रव यानी तरल भाग। तो तरल भाग आपका कौन सा होता है, साइटोसोल। कौन सा होता है बच्चों, साइटोसोल। अब आता है ठोस भाग। तो ठोस भाग में कौन सा होता है, कोशिकांग। किसमें आता है, कोशिकांग के अंदर, कोशिकांग। अब होता है कि कोशिकांग के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली कोशिकांग के दो भाग होते हैं, एक तो झिल्ली रहित और एक झिल्ली आबद्ध। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली आबद्ध, झिल्ली रहित और झिल्ली आबद्ध। तो झिल्ली रहित और झिल्ली आबद्ध, झिल्ली आबद्ध। तो झिल्ली रहित कौन कौन सी होती है और झिल्ली आबद्ध कौन कौन सी होती है। तो कोशिका झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक झिल्ली आबद्ध रहती है और एक झिल्ली रहित रहती है। तो कोशिका झिल्ली रहित और कोशिका झिल्ली आबद्ध। अब कोशिका झिल्ली रहित कौन कौन सी होती है, जैसे कि राइबोसोम है, तारकाएं। राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। और तारकाएं, तो तारकाएं पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित रहती है और जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित रहती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली रहित यानी इसके अंदर जीव द्रव्य झिल्ली अनुपस्थित रहती है, जीव द्रव्य झिल्ली अनुपस्थित। अब जीव द्रव्य झिल्ली किसके अंदर अनुपस्थित रहेगी, तो एक आता है सबसे पहले राइबोसोम। राइबोसोम, और राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है। फिर आता है आपके तारकाएं। तो तारकाएं आपको पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित मिलेगी और जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित मिलेगी। तो पादप कोशिका में अनुपस्थित और जंतु कोशिका में उपस्थित, ठीक है। फिर आता है कोशिका झिल्ली आबद्ध, यानी इसके अंदर जीव द्रव्य झिल्ली उपस्थित होती है। क्या होता है, जीव द्रव्य झिल्ली उपस्थित होती है, जीव द्रव्य झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है। अब
जीवद्रव्य झिल्ली किन किन के अंदर पाई जाती है? तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल झिल्ली और एक होती है दोहरी झिल्ली। तो एकल झिल्ली कौन कौन सी है और दोहरी झिल्ली कौन कौन सी है? तो एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है और एक होती है दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो एकल झिल्ली किसमें होती है आपको बताया जाएगा, गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं के अंदर एकल झिल्ली होगी, अंत पर्दव्य जालिका के अंदर एकल झिल्ली होगी और लैनकाय के अंदर एकल झिल्ली होगी, रसदानी के अंदर एकल झिल्ली होगी और सूक्ष्म काय के अंदर भी एकल झिल्ली होगी। और दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाएगी? तो केंद्र के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाएगी, सूत्रकणिका के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाएगी और लवक के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इनके अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाएगी? दोहरी झिल्ली। तो केंद्र के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी दोहरी झिल्ली और सूत्रकणिका के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी दोहरी झिल्ली और लवक के अंदर भी देखने को मिलेगी दोहरी झिल्ली। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णी लवक और एक होता है अवर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। तो ये होते हैं आपके कोशिका के भाग। तो सबसे पहले आपको एक बार जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में कि कोशिका की आकृति क्या होती है और कोशिका आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले ये आप नोट्स के अंदर नोट कर दीजिए जल्दी से। पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगी, एक भी एनसीईआरटी से बाहर टॉपिक नहीं मिलेगा। जल्दी से आप नोट कर दीजिए। तो कोशिका के एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आप नोट्स कर देना। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहले कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है कोशिका आवरण, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद आता है केंद्र। तो कोशिका आवरण के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्लाइकोकैलिक्स और एक होता है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर पाया जाता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स मोनेरा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? तो मोनेरा के अंदर पाई जाती है, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली मोनेरा के अंदर पाई जाएगी, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाएगी और कवकों के अंदर भी पाई जाएगी, जंतु कोशिका के अंदर पाई जाएगी और पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाएगी। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, तरल भाग और ठोस भाग, एंड द्रव भाग एंड तरल भाग और ठोस भाग। तो द्रव भाग कौन कौन सा होता है? तो साइटोसोल यानी द्रव भाग होता है और ठोस भाग होता है कोशिकांग का। तो कोशिकांग को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है कोशिका झिल्ली रहित और एक होता है कोशिका झिल्ली आबंध। तो कोशिका झिल्ली रहित किसे कहते हैं? जिसके अंदर जीवद्रव्य झिल्ली अनुपस्थित है, यानी झिल्ली जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं झिल्ली रहित। और जिसके अंदर झिल्ली उपस्थित है, यानी झिल्ली कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली आबंध। तो इसके अंदर कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। अब जीवद्रव्य झिल्ली अनुपस्थित किसके अंदर नहीं रहेगी? तो और जीवद्रव्य झिल्ली किसके अंदर अनुपस्थित रहेगी? तो जीवद्रव्य झिल्ली राइबोसोम के आपको देखने को नहीं मिलेगी और तारक काय के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो जीवद्रव्य झिल्ली एक तो राइबोसोम के अंदर अनुपस्थित रहेगी और एक तारक काय के अंदर अनुपस्थित रहेगी। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और तारक काय आपको पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित मिलेगी और जंतु कोशिका के अंदर आपको उपस्थित मिलेगी। उसके बाद आता है कि कोशिका झिल्ली आबंध, यानी जिसके अंदर जीवद्रव्य झिल्ली उपस्थित रहती है। तो जीवद्रव्य झिल्ली किसके अंदर उपस्थित रहेगी? तो इसके 2 भाग होते हैं, एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली। तो एकल झिल्ली कौन कौन सी होती है? अंतर्द्रव्य परजालिका है, गोल्जिका है, लैंका है, रसदानी है, सूक्ष्मका है, इसके अंदर एकल झिल्ली होगी। और दोहरी झिल्ली किसके अंदर होगी? केंद्र के अंदर होगी, सूत्रकणिका के अंदर होगी और लवकों के अंदर होगी। लवक भी 3 भाग होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका की आकृति के बारे में। तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर दीजिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में।
नोट कर लिया बच्चों? जल्दी करो फटाफट। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी एनसीईआरटी आपको रिवाइज की जाएगी, पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पूरी पूरी आपको एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो पढ़ाया जाए वो आप नोट कर दीजिए, बस वो काफी है। आप पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, आपको एनसीईआरटी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा आपको देखने। और नहीं समझ में आए तो मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार और प्रयास करूंगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितनी बार कहोगे, 1000 बार कहोगे तो मैं 1000 बार समझाऊंगा। इस तरीके समझ में नहीं आए तो अगले तरीके भी मैं समझाऊंगा, कि एक और तरीका अपनाऊंगा जिसके आपको और इजी लगे, और तरीका अपनाऊंगा जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाए। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप बता देना कि इस तरीके से समझाऊं, मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से मैं समझाऊंगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कर दिया बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में, कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका की आकृति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका की आकृति के बारे में। कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो कोशिका की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की यानी भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आपको, तो कोशिका की आकृति आप लिख दीजिए, कोशिका की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोशिका की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है यानी अलग अलग प्रकार की होती है। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये आकृति, तो ये आकृति किसकी है? लाल रुधिर कोशिका की। किसकी है? लाल रुधिर कोशिका की। लाल रुधिर कोशिका की, लाल रुधिर कोशिका की। अब इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति गोल है और द्वि अवतली। कैसी है? द्वि अवतली। ठीक है। अब एक और आएगी, आपको देखने को मिलेगी ये कैसी है? तो ये है श्वेत रुधिर कोशिका। कैसी है? श्वेत रुधिर कोशिका। इसकी आकृति कैसी होती है? अमीबा आकृति। कैसी होती है? अमीबा आकृति। कैसी होती है? अमीबा आकृति। अब एक और आकृति आ गई है आपको,
ये कैसी है? तो ये है स्तंभा उपकला। कैसी है? स्तंभा उपकला कोशिका। स्तंभा उपकला कोशिका। अब इसकी आकृति कैसी होगी? तो इसकी आकृति लंबी होगी और सक्रिय होगी। आकृति, तो आकृति इसकी कैसी होगी? एक तो लंबी होगी और एक होगी सक्रिय। अब एक और आकृति आती है ऐसे। ये किसकी है? तो ये है वाहिका की, वाहिनी। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है दीर्घीकृत। कैसी होती है? दीर्घीकृत। एक और आकृति आपको मैं बता रहा हूं, जैसे तो ये आपको आकृति देखने को मिलेगी गोल। इसकी आकृति कैसी होगी? गोल। कैसी होगी? गोल। और ये किसकी आकृति है? ये मध्य उत्तकी। किसकी है? मध्य उत्तकी। किसकी है? मध्य उत्तकी की है। इसकी आकृति होगी गोल। एक और आकृति मैं आपको बता रहा हूं तंत्रिका तंत्र की। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। ये किसकी आकृति है? तंत्रिका तंत्र की। इसकी आकृति कैसी होगी? साकित एवं, इसकी आकृति कैसी होगी? साकित एवं लंबी। कैसी होगी? साकित एवं लंबी। तो ये है तंत्रिका तंत्र कोशिकी। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तंत्रिकीय कोशिका। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है साकित और लंबी। कैसी है? साकित और लंबी। तो ये जल्दी से आप नोट कर दीजिए। फिर इसके बाद में कल हम आगे पढ़ेंगे कोशिका का आकार। क्या पढ़ेंगे? कोशिका का आकार। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका का आकार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जल्दी से नोट कर दीजिए, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोशिका का आकार। थैंक यू बच्चों। कल मिलते हैं हम इसी टाइम, और कल हम पढ़ेंगे कोशिका का आकार के बारे में। तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कोशिका का आकार। तो थैंक यू, आप मिलेंगे कल।